हेलो गाइस, तो आज हम ट्राइसेप्स का एक वेरिएशन करने वाले हैं। जितने भी ट्राइसेप्स के वेरिएशंस होते हैं, आइसोलेशन और कंपाउंड मूवमेंट, ये उनमें से आइसोलेशन मूवमेंट है। इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो डंबल के साथ या फिर बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं, और या फिर केबल के साथ में मशीन के पास में बेंच लगा के फिर ये वाला पीछे से वो बारबेल पकड़ के। ओके गाइस, तो आज हम इसका डेमो करने वाले हैं कि इसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास 5 किलो का डंबल का एक पेयर है। ओके, तो सबसे पहले आपको पोजीशन देखना है कि जब भी आप लेटेंगे जो आपका 5 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पहला, आपके दोनों पैर फ्लोर पे टिके हों, सारा वजन पैर पे, और हिप टच रहेगा, लेकिन एकदम हल्का सा कपड़ा टच रहेगा। आपका हिप उठा हुआ रहना चाहिए और सारा वजन पैर पे होएगा। ओके, तो 1 2 3 और चौथा आपका शोल्डर ब्लेड ये वाला, और पांचवा हेड। ओके, ये 5 पॉइंट बेंच पे टिका हुआ रहना चाहिए, लेकिन पैर पे सारा वजन होना चाहिए बॉडी का। ओके, ताकि आपको लोअर बॉडी से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, तो ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, पैर को थोड़ा सा पीछे रखना, 90 डिग्री से भी अंदर रहना चाहिए। ओके, और ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन है। आपके हाथ को ये वाला ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप में रखना है, और ऐसा स्ट्रेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, और 90 डिग्री एंगल आपके शोल्डर में, और ये वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये शोल्डर के अंदर जो ये वाला ये जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ एल्बो का जॉइंट मूव होएगा, रिस्ट को ऐसा ट्विस्ट नहीं करेंगे। पूरे रेंज के ड्यूरेशन में ये वाला मूवमेंट कहीं पे भी नहीं होगा, और सिर्फ एल्बो फोल्ड होगा। ये हाथ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ओके, इसको स्ट्रेट रखें, और जितना पॉसिबल है आप इसको फुल रेंज एकदम बॉटम तक लेके जाएंगे। सो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्रीदिंग यहाँ पे आपको चेंज करना है। ओके, पहले सांस लेंगे, इनहेल, ओके, फुल डाउन, ओके, एंड अप, एक्सहेल, अगेन इनहेल, फुल डाउन, देन अप, एक्सहेल। ओके, पूरा नीचे जाएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ में, एकदम कंट्रोल के साथ में, ऐसा धड़ाम से गिराएंगे नहीं। वापस ऊपर, अगेन इनहेल, फुल डाउन, एंड देन एक्सहेल। ना तो रिस्ट का मूवमेंट होगा, ना शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट होगा, सिर्फ एल्बो हिलेगा। ओके, एल्बो के जॉइंट में मूव कराना है, और फुल रेंज के साथ में। जब सेट खत्म हो जाएगा तो वापस डंबल को पहले नीचे लाना, इसका हाइट कम करना है, फिर डंबल को यहाँ तक होल्ड करके रखना, फिर यहाँ से छोड़ना है। ओके, इसका रीजन क्या, अगर मैं यहाँ से डंबल सीधा ऐसे फेंकता हूँ तो डंबल बाउंस होकर बहुत दूर जाएगा, तो जिम में ऐसा किसी को लग सकता है। और दूसरा क्या, जब मैं डंबल को नीचे फोल्ड करता हूँ तो इसका हाइट कम हो जाता है, अब बाउंस होने के चांसेस कम है। और यहाँ के बाद भी आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं फेंकना, यहाँ से आधे तक जाएगा तब तक आपको डंबल को होल्ड करना, फिर यहाँ से छोड़ना है। अगर आप पूरा टच होने तक छोड़ेंगे नहीं तो हाथ में झटका आएगा, आपका शोल्डर खींच सकता है। हेवी डंबल में स्पेशली, ये लाइट है इसलिए इतना पता नहीं चलेगा। हेवी डंबल में जब हम ऐसा नीचे फ्लोर पर टच होने तक, बाउंस होने तक अगर पकड़ के रखते तो हाथ में झटका आता है, और शोल्डर का ये वाला पोर्शन खींच सकता है जॉइंट। इसलिए सेफ्टी के लिए आपको यहाँ के बाद में डंबल को छोड़ देना, और जब आप इतना हाइट इसका कम करके छोड़ते हैं तो डंबल एकदम पास में गिरेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ना आपके पैर पे लगेगा। तो ये सेफ्टी पर्पज से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसमें बेसिक चीज़ ये कि आपका 5 पॉइंट टच रहना चाहिए, हिप को उठा के रखना है ताकि सारा वजन पैर पे रहेगा, और ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन, न्यूट्रल ग्रिप रखना है, और आपका रिस्ट का मूवमेंट ये वाला नहीं होना चाहिए, ये शोल्डर जॉइंट में ये वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बैक मसल काम करता है। तो अभी आपका टारगेट है यहाँ पे सिर्फ ट्राइसेप्स को काम देना, तो ये वाला मूवमेंट अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आप कोई भी प्राइम मूवर, जो मेन आपका टारगेट मसल है, उसके अलावा अगर बॉडी में कोई और मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है उधर भी, तो ब्लड का डाइवर्सन होता है। तो जो न्यूट्रिएंट और ब्लड सप्लाई और एनर्जी जो वर्किंग मसल को मिलना चाहिए था, उसका डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ परफॉर्मेंस में कमी आएगी, पाउंडेज ड्रॉप हो जाएगा, जितना आप परफॉर्म कर सकते थे उतना नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट आपका अच्छा प्रोडक्टिव ट्रेनिंग हो, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और कोई भी और मसल को अननेसेसरी इंगेज नहीं करना है। ओके।
इसमें आप बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं, ये वाला बारबेल पकड़ के ये वाला मूवमेंट करते हैं, लेकिन बारबेल में थोड़ा सा ये ऑकवर्ड पोजीशन रहता है, क्योंकि डंबल में आपने न्यूट्रल ग्रिप पकड़ा, तो किसी किसी का शोल्डर जो है वो बहुत ही स्टिप रहता है, तो इसमें कैसा न्यूट्रल है, तो आप ऐसा ऐसा जिस एंगल में आपका ये लूज है वहां रख सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं। लेकिन बारबेल में क्या है, ये फिक्स रहता है। अब बारबेल एक लाइन में है तो आप हाथ को ऐसे ऐसे घुमा नहीं सकते अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपका शोल्डर स्टिफ भी है तो आपको ऐसा फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये एक तो पहला डिसएडवांटेज जो है बारबेल के साथ में स्कल कर्ल करने का, पहला डिसएडवांटेज है कि आपका ग्रिप जो है उसको आप इधर उधर नहीं घुमा सकते हैं, ये फिक्स रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको फोर आर्म में रेडियस वाला जो बोन है इसमें पेन होने के चांसेज हैं, ओके। सेम जैसा हम बाइसेप बारबेल के साथ में मारते हैं तो कैसा यहाँ पे ये वाली बोन में पेन होता है हेवी वेट में, लेकिन डंबल से मारते तो नहीं होता, क्योंकि डंबल में कैसा न्यूट्रल कर सकते हैं आप, जिस एंगल पे इजी है उधर ला सकते हैं। बारबेल में लाइन फिक्स रहता है, तो सेम यहाँ पे भी होता है कि बारबेल का लाइन फिक्स रहता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये बायलैटरल मूवमेंट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये जितना भी वेट है पूरा एक यूनिट में काम कर रहा है। तो जब कोई भी आप दो लिम्ब को, चाहे वो लेग्स हो गया, चाहे हाथ हो गया, अपर लिम्स या लोअर लिम्स, कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो और एक यूनिट वाले ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है, सिमेट्रिकल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं हम, वो वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आइसोलेटरल मूवमेंट करता हूं ये वाला, तो इसमें क्या है, ये इंडिविजुअली काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है लेकिन इंडिविजुअल काम कर रहा है। जो मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है वो वीक हैंड को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं समझो 5 किलो के साथ में ये वाला 10 रिपीटेशन मारता हूं और ये वाला वीक हैंड है, ये अगर 8 ही रिपीटेशन में अटकने लगता है तो मेरे को रोकना पड़ेगा सेट को, क्योंकि ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर यही बारबेल के साथ में स्कल कर्ल कर रहा हूं और 8 रिपीटेशन के बाद में अगर ये थोड़ा थक भी गया तो ये उठा लेगा इसको, अंडरस्टैंड। तो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, हमको दिखता नहीं वो ऑब्जेक्ट में। जब आप एक यूनिट में कोई भी बायलैटरल मूवमेंट करते हैं तो पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको बारबेल और डंबल में से चूज करना है तो आप कोशिश करिए कि डंबल चूज कीजिए, तो वो क्या है, सिमेट्रिकल डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट होएगा, ओके। तो ये दो मेन चीज है। तीसरा है कि इसको आप केबल के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे मशीन के पास में बेंच को खींच के जो ट्राइसेप मारने का जो छोटा बार होता है उसको ऐसा पकड़ के ये वाला मूवमेंट भी करा सकते हैं। तो ये दोनों से बेटर है मशीन वाला, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस टेंशन मिलता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक आपको थोड़ा सा कंटिन्यूस टेंशन मिलेगा रेंज में, प्रॉपर वेट ग्रेविटी की लाइन में एकदम वर्टिकल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि ये सर्कुलर मूवमेंट है, ये ऐसा सर्कुलेट होके जाता है। जितनी भी आइसोलेशन एक्सरसाइज है जहाँ एक जॉइंट काम कर रहा है वो हमेशा मशीन पे ज़्यादा बेटर होता है, ओके। क्योंकि वहाँ मशीन पे कैसा ऐसा मैकेनिज्म होता है कि पुली लगी रहती है, भले ही वो सर्कुलर मूवमेंट है लेकिन वेट ग्रेविटी की लाइन में स्ट्रेट अप डाउन होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस टेंशन मिलता है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक आपको मसल पे सेम टेंशन मिलेगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए मैं स्कल कर्ल के लिए जैसे मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ डंबल को या बारबेल को, यहाँ से यहाँ की रेंज में ये क्या हो रहा है, ग्रेविटी के पैरेलल घूम रहा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को लोड नहीं आएगा। वो स्टार्ट होएगा यहाँ से, जब यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट वाला एरिया आ जाएगा तभी मेरे को वो मसल पर टेंशन आएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन रहेगा। अगर मैं इसे और ज़्यादा बॉटम में ले जाता हूँ तो फिर ये वाला न्यूट्रल आ गया, तो ये न्यूट्रल यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटी की लाइन में और फिर यहाँ से यहाँ न्यूट्रल, तो ऑलमोस्ट आधा रेंज में आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मसल ब्रेकडाउन का, ओके। इसलिए जितना भी सर्कुलर मूवमेंट है आप कोशिश करिए कि उसको मशीन पे करें। इसमें आप चाहें तो एक डंबल के साथ में भी कर सकते हैं और 2 डंबल। तो एक डंबल से करना और बारबेल से करना सिमिलर है, क्योंकि वो फिर आपका बायलैटरल मूवमेंट हो जाएगा, तो दोनों एक यूनिट में काम करें तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। और इसी सेम एक्सरसाइज को आप बैठ के भी कर सकते हैं, ये वाला ऐसा सिंगल डंबल के साथ करना है या डबल के। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सिंगल और डबल में क्या फ़र्क है, बारबेल और डंबल में क्या फ़र्क है। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला एक्सरसाइज करना है, लेकिन कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है ये अपना मेन मोटिव था यहाँ पे समझने का, कि आप जब एक्सरसाइज चूज करते तो आपको वो चीज़ें समझनी है कि कौन सा एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से बेटर है, तो ये आपको जानना है। तो ट्राइसेप्स एक्सरसाइज हम करते हैं, चाहे आप अपने वर्कआउट में चेस्ट, शोल्डर या ट्राइसेप वाला शेड्यूल बनाए हो या फिर
शोल्डर ट्राइसेप का कॉम्बिनेशन या सिर्फ ट्राइसेप को अलग से कर रहे हैं, तो ट्राइसेप्स के अंदर जितने भी एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ कंपाउंड होगी, आइसोलेशन होगी। कंपाउंड मतलब जिसमें 2 जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ये वाला मूवमेंट हो गया, ये वाला मूवमेंट हो गया, या क्लोज ग्रिप ट्राइसेप्स हो गया। तो ये ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि एक तो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, जॉइंट सेफ रहता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है अपने जॉइंट या जो सेंसिटिव टिश्यू उस पर ज़्यादा लोड नहीं आता है, और ये फंक्शनल भी है, डेली रूटीन में काम आता है। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ में तो हमेशा वो कंपाउंड मूवमेंट में ही होती है, उसका मिमिक्री होता है। ओके, तो ये कंपाउंड मूवमेंट पर आप हमेशा टारगेट रखेंगे। और आइसोलेशन मूवमेंट अगर आपको कभी कभार करना है तो ये आपको समझना है कि कौन सा एक्सरसाइज आइसोलेशन के लिए अच्छा है। जैसे ये वाला हो गया डंबल, या फिर बारबेल, या फिर केबल, तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपको सारी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आपको सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसे वेरिएशंस में ही चला जाएगा कि आपने थोड़ा वो किया, फिर डंबल के साथ में किया, बारबेल की किया, फिर आपने मशीन पे जाके किया, तो उससे क्या होता है आपका एनर्जी लेवल जो रहता है वो तो ड्रेन होता जाएगा, टाइम भी जाएगा आपका, लेकिन आपका इंटेंसिटी लेवल अटका रहेगा एक ही जगह। तो आप कोशिश करिए ऐसा फिल्टर करने का, तो उससे आपका जो वर्कआउट है वो थोड़ा प्रोडक्टिव होएगा। ओके गाइज, इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।